देख रहे हैं दिल्ली क्राउन टीवी। रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के चलते भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस बुलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 10 दिन पहले जब युद्ध छिड़ा था, तब करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में मौजूद थे, जिनमें से करीब 19,000 भारतीयों को वहां से सकुशल निकाल लिया गया है। यूक्रेन से आए 2 मेडिकल के छात्र दिल्ली में स्थित अपने घर पहुंचे और उनसे जब हमने यूक्रेन से दिल्ली तक के उनके सफर के बारे में बात की तो उन्होंने हमें बताया। स्वाति। हाँ, तो आप यूक्रेन में रह रहे थे? हाँ, यूक्रेन में वेनेत्सिया में। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई? मेडिसिन। अच्छा, तो वहाँ अभी जैसे वॉर की मतलब कंडीशन बनी हुई है, तो वहाँ पे मतलब आप लोगों में डर किस तरह का, मतलब वो बताइए आप इसके बारे में। जब 24 को रात में अटैक मतलब सुबह अटैक हुआ था, तो सुबह 7 बजे से सारे बच्चे इधर उधर सिर्फ मतलब सब खाना पानी ये सब कुछ इकट्ठा करने के लिए घूम रहे थे, और मतलब कि शॉर्टेज हो रही थी खाने की पानी की, सब कुछ बहुत मुश्किल से मिल पा रहा था। बहुत दूर दूर तक भी जा के लोग पानी और खाना वगैरह लेकर आ रहे थे। और फिर ऐसे ही सायरन्स वगैरह बजना जब शुरू हुआ था, तो थोड़ा सा ऐसा जो फर्स्ट टाइम जब अलर्ट सायरन बजे थे, तो 3 बजे के आसपास रात में मतलब सुबह के 3 बजे के आसपास, तो वो पहली बार का जो डर होता है कि भाग रहे हैं, जो मिला वो बस वो उठा के भाग रहे हैं। पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो डॉक्यूमेंट्स उठाए और बस बाकी किसी चीज़ का होश नहीं, कौन चीज़ कहाँ पे पड़ी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके भागना, यही सब लगे थे पहले वेनेत्सिया में ही, यही सायरन्स वगैरह के बीच में। और फिर उसके बाद हमने 26 को हमने बसेस वगैरह अरेंज करी थी, खुद से ही करी थी अरेंज बसेस वगैरह। और फिर वहाँ से हमने बॉर्डर के 8 किलोमीटर पहले, बॉर्डर से 8 किलोमीटर पहले बसेस ने हमें छोड़ा था। फिर वहाँ से 8 किलोमीटर हमने पैदल ट्रेवल किया और जाके फिर बॉर्डर पे 24 आवर्स हमने स्टे किया। और फिर उसके बाद हमें एंट्री जब मिली तो फिर आगे। तो आप सारे इंडियंस थे जो मतलब बस अरेंज नहीं, हाँ मतलब बसेस सब अपने अपने कंट्री के लोग अलग अरेंज कर रहे थे। अफ्रीकन्स अलग कर रहे थे, अरेबियंस अलग कर रहे थे, इंडियंस अलग कर रहे थे। तो 25 या 26 को एकदम से अलर्ट हुआ था, रेड अलर्ट पे था वेनेत्सिया। तो वहाँ पर हमें बोला गया था कि एक बहुत मतलब सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी लोकेशंस वगैरह ऑन ना करें कि उनको पता चले मतलब यहाँ भीड़ है, और लाइट्स वगैरह ऑन ना करें क्योंकि ऊपर से जेट वगैरह क्रॉस हो रहे थे रशिया के। तो पूरा एक दिन हमने बिना लाइट के बिताया था, मतलब 2 रातें और एक दिन में तो फिर वो हो जाती है, बाकी 2 रातें हमने बिना लाइट के बिताई थी। खाना पानी सब कुछ हमने उसी के अंदर किया था, अंधेरे में ही। तो फैमिली से कुछ कांटेक्ट कर पाना वो सब मतलब वो क्या नेटवर्क वगैरह थोड़ा स्लो था, बट इतना था कि चलो मैसेज वगैरह करके या थोड़ी बहुत कॉल्स वगैरह करके बता सकते कि ठीक है सब, मतलब फिलहाल सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है वेनेत्सिया में। और ये मतलब एम्बेसी की तरफ से आप लोग को क्या मतलब कुछ हेल्प मिले थे? जिस टाइम पे हमने अपना ये जर्नी शुरू की थी बॉर्डर तक निकलने की, तब तक हमें एम्बेसी की तरफ से कोई वो नहीं मिली थी। जब तक हमने बॉर्डर क्रॉस किया तब तक भी कुछ नहीं था। उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद आया था कि मिनिस्टर्स वगैरह पहुंच रहे हैं बॉर्डर्स पे, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं बता सकते अभी। मतलब कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी गवर्नमेंट के थ्रू से या कहीं से भी कुछ आपको भी कुछ भी नहीं। तो क्या यूनिवर्सिटी ने फिलहाल तो मतलब ऑनलाइन के लिए बोला है, जब सिचुएशन ठीक होगी तो वो ऑनलाइन की कोशिश करेंगे, बाकी इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं। आपका नाम? साहिल। तो आप बताइए मतलब आपको वहाँ पे कैसा फील हो रहा था, मतलब ऐसे वहाँ की सिचुएशन थी तो वहाँ से? मैम थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था। जैसे हम 24 को मैं अपने दोस्तों के साथ सामान लेने गया था इन सब चीज़ों के लिए। हमें लग रहा था कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमें वहीं पे कर्फ्यू में रहना पड़ेगा। नोटिस आया था कि कर्फ्यू लगेगा, कल से इमरजेंसी ऑफ स्टेट शुरू हो जाएगा। तो हम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अपना खाना वगैरह लेने गए थे। वहाँ जब हम खाना वगैरह लेके वापस आए तो एक दिन तो नॉर्मल हमारा गया। अगले दिन 25 को सायरन बजने शुरू हुए रात में 4 बजे कुछ शुरू हो गए थे सायरन बजने। तो जो पहला सायरन बजा उसमें हमें थोड़ा डर लगा। हम उठे सारे के सारे, अपने जितने भी दोस्त थे, हम सोच रहे क्या करना है। तो हमें बताया गया था कि जैसे ही सायरन बजे अगर आसपास कोई बंकर हो तो वहाँ बंकर में चले जाना। 5 से 10 मिनट कुछ मिलती है सायरन बजने के बाद, या फिर कोई बंकर नहीं हो तो जितना नीचे हो सके फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर वहाँ पे चले जाना।
तो 25 को तो हम पूरा ऐसे ही जब भी साइन बज रहा था सब काम छोड़ के, खाना पानी सब छोड़ के नीचे जा रहे थे बंकर में या फिर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद हम 26 को जैसे कि अभी बताया तो हम सब ने अपनी अपनी बस अरेंज करी, उसके बाद हम सब बॉर्डर तक गए। तो ये मतलब वहाँ पे जो आपके जो फ्रेंड्स थे, आप लोग जैसे आप लोग दोनों ये भाई बहन हो, तो वहाँ पे आप लोग दोनों साथ में मतलब वहाँ पे? हाँ, हम सब साथ में निकले थे, हमारे फ्रेंड्स थे, हमारा कुछ 10-15 लोगों का ग्रुप था और भी हमारे साथ के थे। तो हम सब ने बस करवाई, 3-4 बसेस थी हमारे साथ, सब पे हमने इंडियन फ्लैग का अरेंजमेंट करवाया। उसके बाद वहाँ से हम निकले सब साथ में। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू या कुछ भी अभी तक आप लोगों नहीं, अभी तक यूनिवर्सिटी ने बस इतना बताया कि 13 मार्च तक जो है सारी जो भी हमारी क्लासेस है वो नहीं लगेंगी। जब हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ने एडवाइजरी जारी करी है कि जो इंडियन फ्लैग है, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अपने प्राइवेट व्हीकल को अरेंज करके उस पर इंडियन फ्लैग लगा के बॉर्डर तक जा सकते हैं, ना उनको रशियन कुछ कहेंगे ना यूक्रेनियन। तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ अपने इंडियन फ्लैग को लेकर कि हाँ, हमारे इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी है। उसके बाद हम सब ने उसी से अगले दिन अपने प्राइवेट व्हीकल अरेंज करके उन सब पे इंडियन फ्लैग लगाया और बॉर्डर पे गए। और जब हमने बॉर्डर पार किया तो हम रोमानिया के बॉर्डर के थ्रू गए थे, तो वहाँ पे जितने भी रोमानियन लोग थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। हमें पूरा एक शेल्टर प्रोवाइड करवाया, 10-15 लोग थे हम उस शेल्टर के अंदर। हमें सुबह सुबह चाय कॉफ़ी मिल जाती थी, पूरे दिन में 3 टाइम खाना देते थे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे रोमानियन जो खुद से मतलब हेल्प कर रहे थे, वो मिलने भी आते थे, अपने बच्चों के साथ भी आते थे मिलवाने, फूल फ्लावर्स वगैरह भी लेके आते थे, चॉकलेट ये सब हमें प्रोवाइड करते थे। और वहाँ पे हम एक गांव में थे रोमानिया के, वहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह भी था, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा फ्री हो जाओ, बाहर घूम लो थोड़ा बहुत, ताकि अंदर पूरे दिन ना रह के थोड़ा स्ट्रेस वगैरह रिलीफ हो जाए, बाहर जाओ थोड़ा खेलो घूमो। तो रोमानियंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारी। जी, आपका नाम? मुकेश कुमार। जी, जैसा कि आपके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जब वो फंसे थे वॉर के बीच में, तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब कैसा वो बताएं? देखिए, हमारे 2 बच्चे, बेटी और बेटा, दोनों यूक्रेन में MBBS के लिए गए हुए हैं। और जैसे कि ये न्यूज़ तो कुछ बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन मैं 1-1.5 महीने से पहले से ही इस न्यूज़ को बड़ी डीपली से ले रहा था और हर रोज़ सुनता था। मैं बच्चों से बात भी करता था शाम को कि भी वहाँ पे कोई ऐसी हरकत तो नहीं है, मैंने तो कुछ न्यूज़ में और कुछ सुने। तो बच्चों ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और सब ठीक ठाक से है। तो मेरे भी मन में ऐसे ही कुछ रिलैक्स हो गया था। रिलैक्स होकर फिर आराम से बैठ जाता, अगले दिन फिर न्यूज़ को देखता, न्यूज़ में फिर ऐसा कुछ मिलता। लेकिन फिर लास्ट में जैसे ही वार शुरू हुई तो उधर अपने इंडियन एम्बेसी ने 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी की कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ रहना ज़रूरी नहीं है और निकल जाए, तो हमने बच्चों की टिकट वगैरह करवाने का इंतज़ाम किया। और जैसे ही देख रहे तो ज़्यादा जिस भी फ़्लाइट को देखते वही फ़्लाइट भर चुकी होती थी, उसमें सीटें अवेलेबल नहीं थी। तो हमने फिर टिकट करवाई। टिकट करवाने के बाद कुछ वहाँ पे 22 तारीख को फ़्लाइट एक आई भी थी, लेकिन वहाँ फ़्लाइटें नहीं होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ अपनी अलग से फ़्लाइटें करवाई मोदी जी ने। लेकिन 23 तारीख को ही वहाँ पे 23 फरवरी को शायद 24 को वहाँ पे वार शुरू हो गई और उनका जो एयरवेज सिस्टम था, एयरपोर्ट, वो सब काम नहीं कर पाया। तो इससे अपनी इंडियन एयरलाइंस की जो 24 फरवरी की फ़्लाइट थी वो वापस आ गई। उसके बाद हमें बड़ी चिंता हुई कि बच्चे दूर है तो आने का रास्ता एक ही है, वो भी है कि ओनली एरोप्लेन, और एरोप्लेन वहाँ से चलेगा नहीं। तो फिर हमने सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ से मोदी जी जुड़े और हम उनकी सुनते रहे और उन्होंने जैसे जैसे डिसीजन लिए, तो फिर उम्मीद जगी कि अब शायद बच्चे आ जाएंगे।